बच्चों कैसे हो? देखिए फिर अपन बात कर रहे हैं आज दोबारा अगेन केमिकल काइनेटिक्स। और इसमें लास्ट अपन ने एक फॉर्मूला डेवलपमेंट किया था। हमारा टॉपिक था अभिक्रिया के वेगों पर ताप का प्रभाव, और उसका अध्ययन करते करते हमने एक फॉर्मूला डेवलप किया था। फॉर्मूला क्या था? लॉग K2/K1 बराबर EA/2.303 R T2 माइनस T1/T1 T2। यहाँ तक फॉर्मूला डेवलप कर लिया था। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल्स को करते हैं। न्यूमेरिकल्स मैंने लिख दिया है, जैसे एक अभिक्रिया के ताप में 500 केल्विन से 600 केल्विन तक वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग नियतांक के मान में 2 गुणा 10⁻² सेकेंड इनवर्स से परिवर्तन होकर 4 गुणा 10⁻² सेकेंड इनवर्स हो जाता है, तो सक्रियण ऊर्जा की गणना करनी है। इसके लिए आर का मान दे रखा है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसको तुम यहाँ नोट भी कर सकते हो और ढंग से अब इसको समझ सकते हो। तो वो इस फॉर्मूले पर है। इसमें हमें निकालना है सक्रियण ऊर्जा, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। ये मैं बताऊंगा कि ये होती क्या है। कुछ वैल्यू इसमें दे रखी है, जैसे K1 जो पहला वेग नियतांक है वो है 2 गुणा 10⁻², और K2 का मान दे रखा है 4 गुणा 10⁻² सेकेंड इनवर्स। टेम्परेचर दे रखा है T1 = 500 केल्विन और T2 कितना हो गया 600 केल्विन। आर की वैल्यू दे रखी है। अब इसमें हम इसको पुट कर देते हैं लॉग K2 की वैल्यू कितनी, ये हो गई। K1 की वैल्यू कितनी, ये लिख दिया, बराबर EA/2.303। आर की वैल्यू लिख दो यहाँ से 8.314। T2 की वैल्यू कितना 600, ये कितनी 500 बटे 500 × 600। ये हमने इसको पुट कर दिया। अब यहाँ सॉल्व किया तो ये कट गया, क्या बचेगा log 2 बचेगा। क्या बचेगा log 2 बराबर EA/2.303 गुणा 8.314। यहाँ सॉल्व करो, 100 बच गया। नीचे क्या है 500 गुणा 600। log 2 का वैल्यू जानते हैं सब कितनी होती है 0.3010। ये log 2 की वैल्यू होती है, ये याद होनी चाहिए साइंस के स्टूडेंट को। इक्वल टू EA/2.303 गुणा 8.314, ये वैल्यू रख दी। इसको भी 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये नीचे रह गया 500 गुणा 6। अब इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी EA= जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 0.3010 गुणा 2.303 गुणा 8.314 500 गुणा 6। अब इतनी सारी वैल्यू को जल्दी से कैलकुलेट करो, तो इसकी वैल्यू आएगी 17,289.86 जूल। तो ये वैल्यू इसकी आ गई एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे क्या बोला जाता है सक्रियण ऊर्जा। समझिए? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। तो ये कॉम्पिटिटिव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आता रहता है किसी भी रूप में। समझिए? गो। अब देखिए, अब हम जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसको डिटेल में जानने के लिए मैंने पहले ही बताया कि हम अभिक्रिया के वेगों पर ताप के प्रभाव को जान रहे थे, जिसके लिए आर्हेनियस वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था, कुछ पॉइंट्स बताई थी। और अब यहाँ हम उन पॉइंट्सों को उल्लेख करेंगे। उस पॉइंट्सों को, जैसे मैंने एक अभिक्रिया लिखी कि AB+C = A+BC। इस अभिक्रिया में क्या दिख रहा है कि ये जो अभिकारक है AB, इस पर ये रिएक्टेंट अटैक कर रहा है। तो अटैक करके एक मध्यवर्ती अवस्था बनती है जिसका नाम रखा जाता है संक्रमण अवस्था। और उसके बाद ये क्या बनते हैं उत्पाद। अभिकारकों से क्या बनते हैं उत्पाद। अभिक्रिया में हम सीधा लिख देते हैं, इस पोजीशन को नहीं बताते,
लेकिन कोई भी जब अभिक्रिया होती है तो हमें बहुत लंबे समय से गुजरना पड़ता है, विभिन्न स्टेटों से गुजरना पड़ता है, उसका हम यहाँ उल्लेख करेंगे। तो आर्यनियस सिद्धांत या आर्यनियस वैज्ञानिक इसी बात को बताता है अपने पॉइंट्सों में। वो ये कहता है कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें वे ही अणु भाग लेते हैं जो क्या हो, सक्रिय हों। यानी सारे अणु उत्पाद में नहीं बदलते, ये सारे नहीं बदलते, ये लाखों अणु है तो इसमें से कुछ बदलेंगे कुछ रह जाएंगे। जो उत्पाद में चेंज हो गए उन्हें बोला जाता है एक्टिव मॉलिक्यूल, सक्रिय अणु, और जो नहीं हो पाते उन्हें निष्क्रिय अणु बोल देते हैं। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि जब भी अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक से जो उत्पाद बनते हैं तो वे ही अणु भाग लेते हैं जो क्या हो, सक्रिय होते हैं। अब दूसरी बात ये कहता है सक्रिय अणु वे होते हैं जिनके पास सक्रिय ऊर्जा होती है। क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। जिनके पास ये ऊर्जा है वो सक्रिय हो गए। अब यहाँ समझने की आवश्यकता हो गई कि सक्रिय ऊर्जा क्या है। तो यहाँ मैं इसको समझा रहा हूँ। हम ये कहते हैं, पहले परिभाषा सुन लो कि सक्रिय ऊर्जा वह अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा होती है जो अभिकारक अणुओं द्वारा ग्रहण की जाती है जिससे वो अपनी ऊर्जा को दहली ऊर्जा के बराबर कर सके। ये भी एक नई एनर्जी आ गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, दहली ऊर्जा। अब ये क्या होती है इसको भी एक बार जानना आवश्यक हो जाता है। हम ये कहते हैं कि दहली ऊर्जा वह आवश्यक ऊर्जा है जो अभिकारकों के पास होनी चाहिए जिससे कि वो किसमें बदल सकते हैं, उत्पाद में। इस बात को और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन दोनों के बीच एक मैं संबंध बता देता हूँ। हम ये कहते हैं कि सक्रिय ऊर्जा बराबर ये होती है दहली ऊर्जा माइनस सामान्य अणुओं की औसत ऊर्जा। अब देखो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं यहाँ हमारे पास असंख्य अभिकारक अणु है। क्या है, अभिकारक है। अब किसी इन अणुओं को उत्पाद में चेंज होना है, यानी ये हमारे स्टूडेंट की है, बहुत सारे क्लास के, स्कूल के। अब इनको ये मान लो जेईई एग्जाम क्रैक करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मान लो कोई क्रैक करना है, पास होना है, उसके लिए 90% मार्क्स आने चाहिए तब वो प्राप्त हो सकते हैं। अब हम ये कहते हैं यहाँ पर जो सारे स्टूडेंट हैं ये सभी इंटेलिजेंट नहीं है, तो मान लीजिए कुछ स्टूडेंटों में इतनी क्षमता है कि वो 60% तो वैसे ही प्राप्त कर लेते हैं खुद की एनर्जी से। अब उनको अगर पास होना है तो वो 30% एनर्जी को क्या करेंगे, अतिरिक्त ग्रहण करेंगे, जिससे कि वो इस एग्जाम को पास करके किस में चेंज हो जाए, यानी पास हो जाए हमारे लिए, किस में चेंज हो जाए, उत्पाद में। तो एक तरीके से जो अतिरिक्त ऊर्जा ग्रहण की है वो हमारे लिए क्या है, सक्रिय ऊर्जा है। और पास होने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए वो कौन सी है, दहली ऊर्जा, यानी 90% वाली ऊर्जा। जिनके पास नहीं होती है वो ग्रहण करते हैं, बाहर से अध्यापक से पढ़ते हैं और किताबों को पढ़ते हैं। तो जो इसके बराबर ऊर्जा प्राप्त कर लेगा वो उत्पाद में चेंज हो जाएगा, और वही हमारे लिए यहाँ पर क्या कहलाते हैं, सक्रिय अणु कहलाते हैं। तो ये एक रिलेशन होता है सक्रिय ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस सामान्य अणुओं की औसत ऊर्जा। इसी बात को आर्यनियस वैज्ञानिक ने एक वक्र के द्वारा ही बताया कि सक्रिय ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिक्रिया का वेग उतना ज्यादा हो जाएगा, अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाएगी। इस बात को इस तरह से उसने एक वक्र बनाया, और ये वक्र हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया निर्देशांक ले लिया, और ये वक्र कुछ इस तरह का था। यहाँ हमारे ये अभिकारक है, और ये यहाँ पर क्या है, उत्पाद है। उत्पाद ये बन गए A + B।
ये वाली जो पोजीशन है ये संक्रमण अवस्था की पोजीशन है, ये वाली। इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है इसको डेल्टा एच कह देते हैं, अभिक्रिया एंथैल्पी बोल देते हैं। अब देखो इस वक्र से हम ये समझ सकते हैं कि ये अभिकारक यहाँ तक पहुँचेंगे और उत्पाद में चेंज हो जाएंगे, और यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें अतिरिक्त ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ेगी, और इस अतिरिक्त ऊर्जा का जो नाम है ये ही यहाँ पर क्या हो जाता है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो जो यहाँ तक मेहनत करके पहुँच गए वो हमेशा उत्पाद में चेंज हो जाएंगे, और जो ये नहीं कर पाए वो हमेशा किस में बने रहेंगे, अभिकारक में। तो इससे ये चीज़ भी हमें स्पष्ट हो रही है कि इस ऊर्जा का मान जितना कम होगा, यानी बाहर से ग्रहण करने वाली ऊर्जा जितनी कम होगी, तो अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, अधिक हो जाएगा। यानी अभिक्रिया का वेग इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा की। ये ऊर्जा जितनी कम वेग उतना अधिक, तो वो जल्दी से पास हो जाएगा। अब उत्प्रेरक की हम कहते हैं ना, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, वो यही तो करते हैं, इस रास्ते को छोटा कर देते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया इसीलिए जल्दी संपन्न हो जाती है कि वो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, इसलिए अभिक्रिया क्या हो जाती है, जल्दी संपन्न हो जाती है। तो ये सारी बात किसमें आती है, आर्य सिद्धांत के पॉइंट में, जिसमें आपने मेन चीज जान ली कि सक्रिय ऊर्जा क्या है, कि एक अतिरिक्त ऊर्जा है जो अभिकारक अणुओं द्वारा ग्रहण की जाती है, जिससे वो किसमें चेंज हो जाते हैं, उत्पाद में। और दहली ऊर्जा क्या है, जो अभिकारक के पास होनी चाहिए जिससे कि वो क्या हो सके, उत्पाद में परिवर्तित हो सके। समझिए बात को। तो ये सारी बातें आती है आर्य सिद्धांत के पॉइंट में। क्लियर? तो इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, गुड बाय।